हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार हैं। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 विषय गणित कक्षा 10वीं के विषय बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पेपर में 60 प्रश्न हैं और 120 मिनट का यह इसमें समय दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका आयतन है। तो यहाँ पर ये जो जगह पड़ी है, इसमें खाली जगह में आप इसका हल करने का उपयोग कर सकते हैं। इसमें निर्देश ऊपर दिए गए हैं, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। आइए, मैंने जो हल किया है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और एक एक स्टेप को हम समझते जाएंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो इसका आयतन है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² बराबर 324 पाई। पाई से हमने पाई को काट लिया है और 4 को गुणा से भाग में लिख करके 324 को काटने पर हमें r² बराबर 81 मिलेगा और r² बराबर 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख करके r का मान ज्ञात करेंगे 9 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ जाने पर हम आयतन का सूत्र लगाकर आसानी से आयतन ज्ञात कर लेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई और r का मान हमने अभी 9 ज्ञात किया है, भर दिया है। इसे मान भर करके हल करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, तो 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 3 पाई, अर्थात 9 में 81 और 4 12 का गुणा होगा। तो 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 96 और 1 97 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 6160 सेंटीमीटर वर्ग क्यूब है। 6160 अर्थात 6160 घन सेंटीमीटर। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि पाई का मान 22/7 उपयोग कीजिए। तो क्योंकि देखिए, इसमें दो चीज़ें दे रखी है, आधार का क्षेत्रफल और आयतन। तो इन दोनों से हम त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 2πr/h का सूत्र लगता है और उसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की ही आवश्यकता होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। चूँकि बेलन का आधार जो है वृत्त के समान होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 154 और पाई का मान 22/7 भरना है। इस 22/7 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये 7/22 हो जाएगा और 22 से 154 काटेंगे, 22 7 154। तो r बराबर हमें यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल करके 7 मिलेगा, 7 सेंटीमीटर r मिल गया। त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई हम आयतन से ज्ञात करेंगे। बेलन का आयतन होता है πr² बराबर 6160, पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या हमने अभी निकाली है 7 सेंटीमीटर, यहाँ भर देंगे 7² इंटू h बराबर 6160 और 7 की घात 2 होने के कारण अगली स्टेप में हम 7 को 2 बार लिखेंगे और एक साथ हमारा कट जाएगा। इस प्रकार से 22 और 7 भी 6160 के बटे में जाएगा। हम पहले 7 से 6160 को काटेंगे, 7 8 56 हासिल 5 बच गया है। 5 आगे जाने पर 56 फिर से प्राप्त हो गया है, तो 7 8 56 अर्थात 880 हमें प्राप्त होगा और 880 को 22 से काटेंगे तो 22 चौक 88 अर्थात 40 हमें यहाँ पर ऊंचाई मिल जाएगी। जब ऊंचाई और त्रिज्या दोनों प्राप्त हो जाएगी तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h सूत्र लगा करके हल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, 880 आंसर लिखा है, गलत है, इसको सुधार लें आप।
7 से 7 को काट लिया और 22 दूना 44 और 44 और 4 का गुणा करेंगे तो 44 और 4 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 1760। तो इसका ये दूसरा वाला विकल्प सही है। गुणा आप लोग कीजिएगा, इसमें थोड़ा हल करने में गलती हो गई है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, गोलियों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, इस प्रकार से जब एक वस्तु से अनेक वस्तुएं बनाई जाती है और उन अनेक वस्तुओं की संख्या पूछी जाए तो हमें बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी एक वस्तु के आयतन का भाग लगाना होता है। तो यहाँ पर एक ठोस गोला है बड़ा और एक छोटी गोली है, इसलिए हम यहाँ दो त्रिज्याएं अलग अलग मान रहे हैं। बड़े गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर और छोटे गोले की त्रिज्या को स्मॉल आर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़े गोले के आयतन के सूत्र में छोटे गोले के आयतन का भाग दे देंगे। तो बड़े गोले के गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हमने आर का मान कैपिटल लिखा है अंश में और हर में स्मॉल आर लिखा है। स्मॉल आर यानी छोटी गोली का आयतन है, तो छोटी गोली की त्रिज्या स्मॉल आर लिए, इसलिए स्मॉल आर और बड़ी गोली की त्रिज्या कैपिटल आर। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और अगली स्टेप में हमें मिलेगा आर का मान 8 की घात 3/2 की घात 3। इस प्रकार से 8 को 2 को 3 बार और 2 को 3 बार लिख करके काटेंगे और 4 गुणा 4 गुणा 4 अर्थात 64 गोलियां हमें प्राप्त होगी। तो आप हल करेंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, चौथा प्रश्न है, किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है और पाई का मान 22/7 दे रखा है और इसका आयतन हमसे पूछा है। क्योंकि शंकु के आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों यहाँ दिए हुए हैं, इसलिए हम शंकु का आयतन का सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसमें आर और एच का मान भर करके काटेंगे। तो ये आसानी से सभी हल कर सकते हैं, केवल और केवल सूत्र का काम है। सूत्र में मान भरिए और इसे हल करिए। 528 घन सेंटीमीटर आपके शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 5 है, एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि बेलन का आधार चकती से ही बन रहा है, इसलिए चकती की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या होगी, अर्थात त्रिज्या आर हमें 7 सेंटीमीटर इसमें सवाल में दी गई है। क्योंकि एक चकती की मोटाई आधा सेंटीमीटर है 1/2 सेंटीमीटर, इसलिए हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रत्येक चकती की मोटाई को जोड़ना होगा या जितनी चकतियां हैं उनकी संख्या का मोटाई में गुणा करने से हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए h बराबर 1/2 गुणित 50 से हमने ऊंचाई निकाली है 25 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो उसका सूत्र होता है 2πRh। 2πRh में r का मान 7 और h का मान 25 भर करके 7 से 7 हमने काट लिया और 22 दूना 44 गुणित 25, तो 25 चौके 100 का 0 असिल 10, 25 चौके 100 और 10 110 अर्थात 1100 सेंटीमीटर वर्ग आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। छठा प्रश्न है, समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल हैं। तो ये एक वर्ग समीकरण का व्यापक रूप है और इस वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, जो x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो इस सूत्र से आपका सीधा ही जवाब प्राप्त हो जाएगा कि समीकरण के मूल क्या होंगे, आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, x माइनस 2a x माइनस a x प्लस a x प्लस 2a का माध्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, माध्य सभी प्रेक्षणों को जोड़ करके प्रेक्षणों की संख्या का हम भाग देते हैं तो प्राप्त होता है, अर्थात हमें इन सभी दिए गए प्रेक्षणों को जोड़ना होगा। यहाँ पर x माइनस 2a प्लस x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 2a, इन सभी को जोड़ना है। बटे में इनकी संख्या 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए ये 5 प्रेक्षण है, इसलिए 5 का हमने भाग दे दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि 2a नेगेटिव और 2a पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है। इसी प्रकार से a नेगेटिव और a पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है और हमें
ये 5x अंश में और बटे में 5 लिखा है, 5 से 5 काट करके माध्य मिल रहा है x। सही विकल्प को आप लोग नोट करें, राइट लगाएं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये 9वीं कक्षा का सवाल है। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें कई घेरे बने हुए हैं। प्राकृत संख्याओं का घेरा वो पूर्ण संख्याओं के अंदर है, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं पूर्णांकों के अंदर है, और ये सभी घेरे जो है परिमेय संख्याओं के अंदर हैं, और अपरिमेय और परिमेय मिलाकर के वास्तविक संख्याओं के इस बड़े वाले घेरे के अंदर हैं। अर्थात अंदर से हम बाहर की तरफ चलेंगे तो हमारा कथन सत्य रहेगा। अर्थात प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं। लेकिन इसका उल्टा होने पर कथन असत्य हो जाएगा। जैसे सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में ऋण की संख्याएं नहीं है, जीरो भी नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस चित्र को ध्यान में रखते हुए हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो आसानी से बता पाएंगे कि कथन सत्य है, और बाहर से अंदर की तरफ जब आना है तब कथन असत्य रहेगा। तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं इनमें तीसरा कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के घेरे के अंदर आ रही है। अगला प्रश्न है, कोस 30 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। इसे हल करने के लिए इन कोस 30 कोस 60 साइन 30 साइन 60 का मान हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि यह पोर्शन अभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आगे आने वाले अध्याय में आता है। तो मैं बता दूं कि साइन और कोस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं के अनुपातों को हम लिखते हैं। यहाँ पर कोस 60 का मान, कोस 30 का मान जो है √3/2, कोस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये हमने भरा है, टेबल भी है आपकी पुस्तक में, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसे हल करने पर हमें √3/4 माइनस √3/4 मिलेगा, और इन दोनों को घटाने पर 0 मिलेगा। तो सही विकल्प हमारा 0 है। अगला प्रश्न हमारा है, एक चतुर्भुज दिया है जिसके शीर्ष यहाँ पर A, B, C और D चारों दिए हैं। ऋण 5 7, ऋण 4 5, ऋण 1 ऋण 6 और 4 5 A, B, C, D के शीर्ष दिए हुए हैं। पेपर में जो प्रश्न छपा हुआ है वहाँ पर भुजाएं कहा है, तो आप वहाँ सुधार कर लें। शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में एक नमूना आकृति बनाई गई है जिसके चारों शीर्ष A, B, C, D हमने क्रम से प्रश्न में दिए हुए अनुसार लिखे हैं। क्योंकि 10वीं कक्षा में किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सीधा सूत्र नहीं है, इसलिए हम इस सवाल को 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में विभक्त करके हल करेंगे। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और ACD के क्षेत्रफलों का योग होगा। तो ये आगे हमने इस स्टेप में लिखा है। अब चूँकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करके हमें जोड़ना है, इसलिए हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर एक अलग से ABC त्रिभुज बना करके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के अलग अलग मान यहाँ पर दर्शाए हैं, जिनको आप भरें और आप वीडियो को पॉज करके देखें कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान किस प्रकार से भरे गए हैं और हल किए हैं। तो हमें 35/2 इकाई वर्ग मिल रहा है। इकाई अर्थात इस चतुर्भुज में सेंटीमीटर मीटर भुजाओं का कुछ इकाई नहीं दिया है, इसलिए हम इकाई वर्ग कह रहे हैं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है इसलिए।
अब अगला त्रिभुज हमारा है ACD का क्षेत्रफल। इसमें भी हमने वही सूत्र लिखा है। उसी सूत्र के आधार पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान भरे हैं। क्योंकि यहाँ त्रिभुज बदल गया है, ACD हो गया है, इसलिए A के निर्देशांक x1 y1, C के निर्देशांक x2 y2 और D के निर्देशांक x3 y3 का काम करेंगे। इनका भी मान भर करके हल करेंगे तो ये 109/2 इकाई वर्ग आ रहा है। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए जो कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। 35/2 और 109/2 को जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 144/2 यानी कि 72 सेंटीमीटर वर्ग। बहुत ही धन्यवाद सभी मित्रों, विद्यार्थियों। अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।